अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के 1000 गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन किए जाने के लक्ष्य पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराने के लिए विभाग को तुरंत ड्राफ्ट बनाकर देने को कहा है। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। सरकार ने 1000 गांवों में बंजर पड़ी पूर्वमुखी जमीनों को चिन्हित भी कर लिया है। सरकार चाहती है कि इन गांवों में सौर ऊर्जा से ही विद्युत सप्लाई की जाए। धामी सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार के साथ साथ सस्ती बिजली भी लोगों को मिल सकेगी। का जो मास्टर प्लान माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड के चौमुखी विकास का जो मास्टर प्लान बनाया गया है, हर क्षेत्र में उसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी के तहत अपने प्रदेश को, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए जो सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना बनाई गई है कि 1000 नए सौर ऊर्जा गाँव बनाए जाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश को जो हम बाहर से खरीद के उगते हैं, उससे एक तो उसकी पूर्ति हो पाएगी कि हम बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान कृषकों के हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु बहनों का फ्लैग ऑफ किया। उत्तराखंड में सेब की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशिक्षु किसान हिमाचल से सेब की खेती व खेती से संबंधित चीजों का प्रशिक्षण लेकर उत्तराखंड वापस लौटेंगे, जिसके बाद प्रदेश के किसानों को भी सेब की खेती से संबंधित जानकारियों से भी अवगत करवाएंगे। प्लांट्स आ रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग के लिए हमने वाइस प्रभार की जो एग्रीकल्चर की है हिमाचल में, यहाँ के 30 किसानों को अभी हमने भेजा है और जो वहाँ से सीख कर आएंगे उसके बाद वो यहाँ पर आकर यहाँ के किसानों को ट्रेन करेंगे, ताकि जो हमारा वो सपना है, क्योंकि आज एप्पल के क्षेत्र में हिमाचल जो है 22 लाख टन एप्पल पैदा करता है, जो कि राज्य लगभग हमारे बराबर है, और मात्र हम 65,000 टन का पैदा करते हैं। तो इसके लिए आज हमने अपने किसानों को भेजा। निश्चित ही वहाँ पर जो सीख कर आएंगे उसको धार पर उतारेंगे और जो हमारा प्रोडक्शन को दुगना करने का सपना है उसको साकार करने में ये एक सार्थक कदम है। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 2 दिन में खत्म करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार यह चाहती ही नहीं थी कि सत्र ठीक से चले, कि इस राज्य सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है और सरकार का रवैया इस समय गैर जिम्मेदाराना है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार बेबस और अधिकारी बेलगाम है। हर घटना को लेकर राज्य की पुलिस लीपापोती में लगी हुई है। सरकार जनहित के मुद्दों को टाल रही है। सरकार की मानसिकता और नीयत कैसी है, यह इस बात से साफ हो गया है कि विपक्ष और विधायकों के सवालों का जवाब देने में नाकाम सरकार ने सत्र 2 दिन में ही पूरा करवा दिया। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सरकार अनदेखी करती है। 619 सवाल माननीय विधायकों के प्रश्न, क्या 2 दिन में उस सवालों का जवाब सरकार देने की स्थिति में थी? और जो विषय ज्वलंत विषय हैं, जो आज के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सरकार इन सवालों से बचना चाहती थी, भागना चाहती थी। राजभवन देहरादून में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर धारा 144 भी लागू कर दी गई। शनिवार को गढ़ी कैंट स्थित अति संवेदनशील इलाके में पुलिस से भीड़ के नोकझोंक के बाद वीआईपी सुरक्षा में चूक के चलते 2 इंस्पेक्टर ऋषिकेश व कैंट समेत एक दरोगा को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं पर केस भी किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा अब और कड़ी कर दी है। बैरिकेडिंग लगाकर सादे कपड़ों में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है, जिसके चलते 5 या इससे अधिक लोग एक साथ एक जगह पर खड़े नहीं हो पाएंगे।
कांग्रेस ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी के अनुसार संविधान ने अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार विपक्ष को दिया है, जबकि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। तीसरा बच्चा मार दिया पहाड़ का हमारा। संविधान जिस बात की इजाजत विपक्ष को देता है, हमें इस बात की इजाजत है कि यदि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है या प्रदेश सरकार की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, तो हम अपना विरोध प्रदर्शित करें। जुलूस की, धरने की, कैंडल मार्च की, सचिवालय विधानसभा घेराव की हमें इजाजत है। ऐसे में हमारे ऋषिकेश के साथी 52 दिनों से अंकिता के हत्याकांड में वीआईपी के नाम ना उजागर होने से, चार्जशीट ना फाइल होने से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना सार्वजनिक होने से शुद्ध थे और 52 दिनों से आंदोलनरत थे। उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 7 दिनों से वो एक बैनर तले एक टेंट में बैठे रहे और आमरण अनशन 5 युवा कर रहे थे। कोई वहां पर शासन का अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। धरना प्रदर्शन का सवाल है, उसकी व्यवस्था को देखना पुलिस प्रशासन का काम है। और अगर वो अघोषित कोई काम कर रहे हैं, बिना सूचना के कहीं जा रहे हैं और जो ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जो प्रतिबंधित है और जहां धरना प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसी जगह पर रोकने का काम पुलिस प्रशासन का है। कोई ना कोई नियम कानून होगा जिसके तहत उनको रोका गया है, और उनको जबरदस्ती करनी है तो पुलिस प्रशासन भी जबरदस्ती करता है। इसलिए पुलिस प्रशासन को जो भी उचित होगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में कैबिनेट सतपाल महाराज को मरचूला में कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का लेकर ज्ञापन सौंपा। कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सीतावनी जोन के संबंध में पर्यटन पूर्व की भांति संचालन को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर बीते 28 नवंबर 2022 से धरने पर बैठे हैं, लेकिन रामनगर वन प्रभाग द्वारा हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। कैबिनेट सतपाल महाराज ने कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। अपनी सीतावनी की समस्याओं को लेकर कल हमें पता चला कि हमारे सतपाल महाराज जी पर्यटन मंत्री वहां पर आ रखे हैं मरचूला में, तो हम सभी लोग, हमारा श्रेष्ठ मित्र दल यहाँ से गया और हम लोगों ने वहां पर ज्ञापन के माध्यम से उन्हें बताया कि यहाँ पे इस समय हम लोग जिप्सी वाले की समस्या से जूझ रहे हैं, और उन्होंने हमें कहा कि हम ठीक है, हम बात करते हैं और जल्द से जल्द इस बात का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार
इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने दून में जनता दरबार लगाया। उनकी अध्यक्षता में ऋषि पन्ना सभागार देहरादून में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 116 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित रहीं। इसके अतिरिक्त पेंशन, शराब लाइसेंस सेवायोजित करने, पेयजल बिल अधिक आने, बीमा कंपनी द्वारा धोखाधड़ी, आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत में राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने, देहरादून से रायपुर नथुवाला गल्लूर घाटी बस सेवा शुरू करने से संबंधित प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई एवं ई चौपाल से प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें। के करीबन अभी तक हमारे पास कंप्लेन आई थी और वही मिक्स था, कुछ पानी से, कुछ बिजली से और कुछ ज़मीन पे अतिक्रमण कर दिया है उसके ऊपर थी। तो सभी का जैसे हम करते ही हमेशा सारे अधिकारी यहीं उपस्थित रहते हैं, तो कोशिश करते हैं तत्काल निस्तारण हो जाए। और कुछ क्योंकि लॉन्ग डिस्प्यूट्स हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, तो उनका फिर अलग से हम एसडीएम्स को बता देते हैं कि उन्हें निस्तारित करें। डोईवाला के भानियावाला विस्थापित क्षेत्र दुर्गा चैक पर आधुनिक प्रयोगशाला के साथ कोचिंग सेंटर का उद्घाटन करते हुए डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि हमारे क्षेत्र के होनहार बच्चों के साथ ही गरीब बच्चों को भी अच्छी और गुणवत्ता युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बाहर के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस कोचिंग सेंटर के खुलने से डोईवाला क्षेत्र के बच्चे बहुत आसानी से अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपने बेसिक को मजबूत करेंगे। कोचिंग सेंटर के संचालक विपिन यादव ने बताया कि उत्तराखंड के डोईवाला में यह हमारा पहला सेंटर है जिसमें क्षेत्र के बच्चों को उनके विषय की तैयारी कराई जाएगी। लैब के साथ में हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को। जो बच्चे मतलब जैसे 6 से लेकर 10th क्लास में क्या होता है, बेस होता है, बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, उसको जानना ज़रूरी है कि भाई मेरे को ये चीज़ें सीखनी है, ये चीज़ें नहीं सीखनी है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि जिस बच्चे को जिस चीज़ की क्यूरियोसिटी है, जैसे उनको पता है कि भाई ये केमिकल अगर इसके साथ में मिलेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, अब उनको ये नहीं पता कि केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। तो हमने इस सभी को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पे लैब बनाई है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के नौजवानों को जो यहाँ पर विभिन्न सेवाओं में अपनी तैयारी के लिए कर रहे हैं को फ़ायदा मिलेगा। और इसके अभी से पूर्व में जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि हरियाणा के हिसार में और चंडीगढ़ में भी इनका। पौड़ी जनपद के सतपुली के पास छंब 534 पर सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी लोग पौड़ी के पाबो के गांव में शादी समारोह में शामिल होकर कोटद्वार लौट रहे थे। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू कर 108 की मदद से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। शादी होके कल शादी में से वो आज वापस आ रहे थे, तब रास्ते में मतलब पता नहीं क्या मतलब बीच में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि 2 कैजुअल्टी हो गई हैं और एक जो है मतलब 2-3-4 अभी चमाल हुसैन में गए हैं जिनमें चोट लगी हैं। नशे के खिलाफ जिले के पुलिस कप्तान के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर पुलिस ने 430 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ इसी के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को ड्रग्स के संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।
इसी के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय प्रताप सिंह व सीओ काशीपुर वंदना वर्मा के द्वारा कोतवाली काशीपुर को ड्रग्स के खिलाफ सख्ती करने के निर्देश देने के क्रम में कटोराताल पुलिस चौकी प्रभारी नवीन बुधानी के द्वारा रात्रि में चेकिंग के दौरान नौंगजा पुलिया के पास से युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। कटोरा ताल में जो हमारा पीएम हाउस है उसी के बगल में नूर मोहम्मद उर्फ नूरा है। इनकी लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये बड़े पैमाने पे नशा बेच रहा है और इस व्यक्ति की पूर्व में भी जब हमने सत्यापन किया तो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। तो हमारी टीम लगातार इसके पीछे लगी है और इसी क्रम में हमें सफलता मिली। इसके पास से 430 ग्राम चरस बरामद हुआ है। यद्यपि ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है लेकिन 430 ग्राम बरामद हुआ है। ये अल्टो से लेकर के और ये कहीं देने के लिए ही जा रहा था। उधम सिंह नगर जिले की एसओजी टीम और केलाखेड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए इनामी अभियुक्त पर 2 मुकदमे पूर्व में विचाराधीन है। पूरे मामले का खुलासा एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में किया। बताते चले कि डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने के द्वारा वांछित व इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कुमाऊं परिक्षेत्र और एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के आदेश के क्रम में वांछित और इनामी जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 2021 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 420 से 406 का, जिसका एक जगदीश गुप्ता नाम का व्यक्ति वांछित इनामी चल रहा था। यह एक सातिर किस्म का व्यक्ति है और ये जो व्यापारी बंधु हैं जो चावल के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनको अपनी बातों में लेकर के और उनसे माल लेता था और पैसे नहीं देता, तो ये फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध हमारा थाना पुलिस केलाखेड़ा और एसओजी की टीम कंबाइंड कल इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आज हम इसको माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। डीजल वाले ऑटो और विक्रम हटाए जाने के विरोध में उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ से जुड़े यूनियन के पदाधिकारियों ने लैंसडाउन चेक पर प्राधिकरण और मुख्य सचिव का पुतला दहन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो विक्रम सिटी बस संचालकों ने वाहनों को हटाए जाने और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का जमकर विरोध किया। ऑटो विक्रम महासंघ के मैं जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत कुकरेजा। आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया, सरकार अपना सोई हुई है। हमने विधानसभा का जो है घेराव भी किया, उसके बाद भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, हमें कोई नहीं बुलाया गया। ऐसी परिस्थितियों में हमें पुतला दहन का कार्यक्रम करना पड़ा कि गोई सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार जाग जाए। अंकिता हत्याकांड मामले पर सियासत चरम पर है। विपक्ष सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम का उजागर करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। अंकिता हत्याकांड मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि कांग्रेस हवा में लाठी न चलाए। अगर कांग्रेस को वीआईपी का नाम मालूम है तो सरकार और एसआईटी को नाम बताएं। सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। देखिए, और जहां तक वो वीआईपी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो वीआईपी के बारे में तो हमारा यही कहना, अगर उनके पास कोई नाम है, किसी के प्रति कोई शंका है, कहीं लगता है, कोई संदेह है, तो एसआईटी को बताएं, डीजीपी को बताएं, चीफ सेक्रेटरी को बताएं। और एसआईटी जांच कर रही है और इस संबंध में जो प्रचार हो रहा है उसको विराम देने के लिए, सही तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही साक्ष्य मिलें, सही सूचनाएं उनको मिलें, उसके लिए अब अपराधियों का नार्को टेस्ट भी हो रहा है। तो नार्को टेस्ट होगा तो सब मालूम चल जाएगा सामने, और जो भी साक्ष्य एसआईटी को चाहिए वो मिल जाएंगे। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल पौड़ी में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां पर भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जनपद पौड़ी में डायलिसिस से ग्रसित मरीजों को अपने उपचार के लिए देहरादून या अन्य स्थानों के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को लाभ देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल पौड़ी में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की जा चुकी है। यहाँ पर सभी मरीजों को निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। सबसे पहले तो मैं हंस फाउंडेशन को भी
और गुरुराम राय संस्थान को और राज्य सरकार, जो तीनों का उपक्रम है कि अब पौड़ी ज़िले में कोई भी डायलिसिस का अगर मरीज आता है तो उसको यहाँ पे निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। उसका आना जाना भी फ्री है और आज इसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनका बहुत आग्रह था कि पौड़ी ज़िले में जल्दी होना चाहिए, तो आज विधिवत रूप से शुरू हो गया है। और आज देख भी रहे आज की 3 मरीज यहाँ पे हैं। उत्तराखंड सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब 13 के 13 जिलों में हमने डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण हो चुका है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पौड़ी के लोगों की, हम लोगों की मांग को जल्दी स्वीकार किया और उनका प्रयास रहा कि यहाँ पर इतनी जल्दी जो है डायलिसिस सेंटर और ये जो खुला है, यूनिट खुली है, ये सबके लिए लाभ मिलने वाला है। और उनकी जो है बड़ा अच्छा निर्णय रहा कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पर काम किया। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में 5 और मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में 10 से कम की संख्या वाले स्कूलों को समायोजित करने जा रहा है। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीक के उत्कृष्ट स्कूल मंच भेजा जाएगा, जबकि उन स्कूलों की भोजन माताओं को भी उत्कृष्ट स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा महानिदेशक ने 15 जुलाई 2023 तक ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने का आदेश दिया है। लेकिन शिक्षा विभाग के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार गरीबों से उनका शिक्षा का हक छीन रही है। बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। और मैंने जो पत्र जारी किया उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर छात्र संख्या उन स्कूल्स में बढ़ती है तो उनको दोबारा चलाएंगे, लेकिन वहाँ पर एकल शिक्षक ही तैनात है और छात्र संख्या भी कम है। तो मानव संसाधन की दृष्टि से भी और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि जो पास का बेहतर स्कूल है उसमें बच्चों को हम स्थानांतरित करेंगे और उनको आने जाने के लिए जो किराया होगा उसकी भी उनको प्रतिपूर्ति करेंगे और जहाँ पर ये बच्चे जाएंगे उसको एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हम विकसित करेंगे। ये सरकार क्या चाहती है कि बच्चों का भविष्य खराब हो, उनको शिक्षा न मिले और स्कूल बंद करने का जो फैसला है यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश की जो हमारे नौनियाल हैं उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके और हमारे सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सम्मानजनक हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया गया है कि जो हमारे आसपास के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों को जहाँ पर 5 से कम की संख्या है वो उसके बगल में कोई दूसरा विद्यालय जहाँ पर शिक्षकों की बच्चों की संख्या ज़्यादा है और शिक्षक कम है, वहाँ पर उन बच्चों को समायोजित किया जाएगा। इन सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए